हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये आखिरकार क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसको हम जानेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका कुछ इस तरह से आ सकता है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? ये किस प्रकार समाज में क्रियाशील होता है? या द्वंद्ववाद क्या है? मार्क्स के द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? या द्वंद्ववाद की प्रमुख मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। तो ओवरऑल हम द्वंद्ववाद के बारे में जानेंगे, जिसको डाइलेक्टिकल मटीरियलिज्म कहते हैं। एक तरह का जो मटीरियलिज्म था जो समाज में फैला था वो है। ठीक है। तो मार्क्सवाद संघर्षवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। संघर्षवादी प्रतिधारा यानी जो संघर्ष वर्ग था, यानी जो दबे कुचले वर्ग था, जो संघर्ष हमेशा दोस्तों करता रहता था, तो उसकी विचारधारा का दोस्तों ये प्रतिनिधित्व करते थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसका मुख्य स्तंभ है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो मटीरियलिज्म है, ये दोस्तों इसका मेन जड़ है आपकी संघर्षवाद की। ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों जो समाज है उसमें संघर्ष पैदा होता है, और उसका मेन कारण दोस्तों भौतिकवाद है। क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मार्क्स ने मानव इतिहास की प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है। सामाजिक जीवन की व्याख्या के लिए उसने जो सूत्र चुना वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यानी उसने समाज को समझाने के लिए जिस एक तरह का जो टूल होता है ना, उस टूल को समझाने, उस चीज़ को समझाने के लिए जो टूल का यूज़ करा, वो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे मटीरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को यूज़ करा। तो ईसवी स्तेपानोवा के शब्दों में, इस प्रतिभापूर्ण खोज की बदौलत दर्शन शास्त्र पहली बार विज्ञान बन सका। यानी जो दर्शन शास्त्र एक विज्ञान बन सका, इसका क्रेडिट दोस्तों आपके कार्ल मार्क्स को जाता है। और एक ऐसा विज्ञान बन सका जो प्रकृति, समाज और मानवीय चिंतन के विकास के वस्तुगत नियमों को का ठीक ठाक प्रतिनिधित्व कर सके। द्वंद्ववाद का अर्थ दोस्तों, द्वंद्ववाद क्या है? द्वंद्ववाद का अंग्रेजी रूप डायलेक्टिकल यूनानी शब्द डायलिगो से बना है। इसका अर्थ है तर्क वितर्क, यानी तर्क करना, वितर्क करना, बहस करना। प्राचीन विचारक सत्य की खोज के लिए तर्क वितर्क करते थे, यानी वाद विवाद करते थे, बातचीत करते थे। तर्क वितर्क की इस प्रणाली को बाद में द्वंद्ववाद कहा जाने लगा। यानी दूसरों से बात करना, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, फिर अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। तो इस तरह के वाद विवाद को दोस्तों डायलेक्टिकल यानी द्वंद्ववाद कहते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार विवर्तन के इस प्रकार को द्वंद्ववाद कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वाद अपने द्वंद्व स्वरूप प्रतिवाद को अपने गर्भ से उत्पन्न करता है। यूरोप के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रवर्तन सबसे पहले हीगल ने किया था दोस्तों। हीगल ने के अनुसार विचार का विकास विरोधों की अनवरत गति से होता है। किसी भी विचार के साथ, यानी विचार तभी आता है जब दोस्तों उसके आलोचक होते हैं। अगर आलोचक नहीं है तो दोस्तों वो विचार सबका होगा। किसी भी विचार के साथ उसका विरोध विचार होता है। इन दोनों के संश्लेषण से एक तीसरे प्रकार का विचार प्रकाश में आता है। इस प्रकार पक्ष थेसिस, प्रतिपक्ष एंटीथेसिस, और संश्लेषण सिंथेसिस की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अंतिम सत्य प्राप्त नहीं हो जाता। यानी पहले अपना पक्ष रखिए, फिर जो आपका विपक्ष होगा फिर उसके अगेंस्ट अपना पक्ष रखेगा। तो पहले जो पक्ष रखता है इसको थेसिस यानी पक्ष बोलते हैं, और इसके अगेंस्ट जो बोलेगा उसको बोलेंगे प्रतिपक्ष यानी एंटीथेसिस। और जब तक हम एक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं निकल जाते, उस फाइनल कंक्लूजन को दोस्तों हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। द्वंद्ववाद की इस पद्धति को हीगल ने दर्शन शास्त्र और इतिहास पर लागू किया। मार्क्सवाद का द्वंद्ववाद, मार्क्स के द्वंद्वात्मक विचारधारा का मूल स्रोत हीगल है, लेकिन मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल के से भिन्न है। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग विचार जगत पर किया। इसके विपरीत मार्क्स ने द्वंद्वात्मक आधार पर सामाजिक विकास की व्याख्या की। हीगल के अनुसार बाह्य जगत आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व है। मार्क्स के अनुसार बाह्य जगत की यथार्थ
बाह्य जगत ही यथार्थ है। मार्क्स के शब्दों में मनुष्य की मानसिक चेतना अनेक अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं या मान्यताएं। फीचर्स ऑफ डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आधारभूत विशेषताएं या मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। निरंतर परिवर्तन। एक तो आपका इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु द्वंद्ववृत्त है। उत्पादन की पुरानी शक्तियाँ क्षीण होती हैं, नई शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया के कारण कोई वस्तु स्थिर नहीं है। पदार्थ की प्रधानता। पदार्थ प्रमुख है, चेतना गौण है। चेतना पदार्थ की उपज है। पदार्थ द्वारा चेतना का निर्धारण होता है। इसके विपरीत हीगल की मान्यता थी कि चेतना प्रभाव है। भौतिकवादी दृष्टिकोण। पदार्थ ही सत्य है, अतः विश्व के प्रति मार्क्स का दृष्टिकोण भौतिकवादी है। इसके व्याख्या की पद्धति द्वंद्वात्मक है। इस पद्धति के अनुसार कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। पानी गर्म होने पर भाप बन जाता है, लेकिन किस बिंदु पर ये भाप बनेगा ये वायुमंडल के दबाव पर निर्भर करता है। गुणों का विकास और संघर्ष। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ गुणों का विकास होता है। जब एक गुण का विकास होता है तो एक दूसरा गुण उसके विकास को रोकता है। इस प्रकार गुणों में संघर्ष होता है। इसी संघर्ष से परिवर्तन होता है। पूंजीवाद के उदय से सामंतवाद का अंत हुआ। इसी प्रकार पूंजीवाद का अंत भी अवश्यभावी है। इस प्रकार द्वंद्ववादी पद्धति द्वारा मार्क्स ने मानव समाज की व्याख्या की है। उसके अनुसार समाज में प्रत्येक परिवर्तन विरोधों के संचय का परिणाम है। समाज में विरोधी शक्तियों के बीच वाद और प्रतिवाद की स्थिति रही है। इसके फलस्वरूप नई व्यवस्था का उदय होता आया है। दासता की समाप्ति हुई है, यानी दास प्रथा की। तो सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद से पूंजीवाद का विकास हुआ। इसी प्रकार पूंजीवाद का अंत भी निश्चित है। मूल्यांकन एवोल्यूशन। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक तथ्यों का भौतिक संघर्षों के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वह प्रत्येक घटना को अन्य घटनाओं से संबंधित संचालित मानता है। उसकी निरंतर गतिशीलता और संचित परिमाणकता कारकों के फलस्वरूप विस्फोटक या क्रांतिकारी परिवर्तन में विश्वास करता है और उसकी आंतरिक विरोध को परिवर्तन का कारण मानता है। उदाहरण के लिए पानी कुछ तत्वों से मिलकर एक निश्चित स्वरूप में विद्यमान है। इस तत्वों का संतुलन बिगाड़ने से या इनमें विरोध उत्पन्न होने से पानी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। जैसे सूर्य की गर्मी उसमें परिवर्तन करने लगती है, भाप बन जाती है। भाप का विरोध ठंड है। भाप आकाश में बादल का रूप ले लेती है और फिर भाप का विरोध ठंड द्वारा होता है। अंत में फिर वर्षा के रूप में पानी स्पष्ट हो जाता है। हालांकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन भाप एकदम अनायास बनकर उठ जाती है। इसी प्रकार बादल भी धीरे धीरे बनते हैं, पर एकदम विस्फोटक स्थिति तब आती है जब वे बरस पड़ते हैं। द्वंद्वाद के शब्दों में पानी का प्राथमिक स्वरूप बाद थीसिस है, जो जल है। उसका प्रतिवाद एंटीथीसिस है, अग्नि या सूर्य की गर्मी। और संवाद भाप या बादल है। फिर इस संवाद का भी विरोध होता है और वर्षा हो जाती है। यही द्वंद्ववाद का भौतिकवाद का स्पष्ट उदाहरण है। सामाजिक क्षेत्र में द्वंद्ववादी भौतिकवाद का मार्क्स ने वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है। आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की पद्धति पर निर्भर रहती है और भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन परिणात्मक विरोधों के संचय का परिणाम है, जो क्रांति पर आधारित हैं। मार्क्स ने ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से व्यक्त किया है कि समाज सदा से दो विरोधी शक्तियों, वाद और प्रतिवाद का संघर्ष स्थल रहा है। सदा ही इस संघर्ष ने एक नवीन व्यवस्था संवाद को जन्म दिया है। ये विरोधी शक्तियों
दो विरोधी शक्तियों के रूप में देखी जा सकती हैं। प्राचीन काल में मालिक और दास, मध्य काल में सामंत और किसान, और आधुनिक युग में पूंजीपति और मजदूर वर्ग हैं। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होते हैं। एक वर्ग की शक्ति बढ़ जाती है, ये वाद की अवस्था है। दूसरा वर्ग विरोध करता है, क्रांति होती है और नवीन सामाजिक व्यवस्था जन्म होती है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक व्यवस्था की अनिवार्य स्थापना से प्रेरित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण ये प्रकट करता है कि दासता की समाप्ति हुई, सामंतशाही का अंत हुआ और अब पूंजीवाद का विनाश अवश्यभावी है। यानी अब पूंजीवाद भी, क्योंकि उस समय दोस्तों पूंजीवाद बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है। तो अब जैसे जिस तरह से तानाशाही चली गई, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था चली गई, और अब क्योंकि पूंजीवाद है तो पूंजीवाद भी चला जाता है दोस्तों, ठीक है। सामाजिक विकास वर्ग संघर्ष में ही होता है, आया है और आगे भी होगा। आज पूंजी अगर वाद है तो श्रम उसका प्रतिवाद है। अतः ये निश्चित है कि इनके संघर्ष से उत्पन्न क्रांति एक नवीन समाज व्यवस्था को जन्म देगी, जिसे मार्क्स सामंतवादी व्यवस्था कहता है। इस प्रकार मार्क्स महोदय श्री हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली को भौतिक आधार प्रदान करके उसे आदर्शात्मक से यथार्थवादी, काल्पनिक से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक से भौतिकवादी बना देते हैं। वास्तव में द्वंद्वात्मक प्रणाली और भौतिक जगत के महत्व के कारण ही इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।